कुछ एडिक्शंस हमेशा से हमारे पार्ट ऑफ लाइफ थे लोगों के, कि सिगरेट पीना, अल्कोहलिक होना। तो एनएलपी कैसे हेल्प कर सकता है एक एडिक्टिव इंसान के लिए? कॉलेज के दिनों में लोग जब दोस्तों के साथ होते हैं तो ज़्यादा पीते हैं, लेकिन घर चले जाते हैं तो सडनली तलब कम हो जाती है, क्योंकि वो ट्रिगर जो है उनका वो ज़्यादातर लोग नहा रहे होते हैं तो दिमाग 50 जगहों पे उसका होता है। अभी कॉन्शियसली बात करो कि कंपनीज वगैरह में लोगों को एम्प्लॉय हायर करने होते हैं, या मैं अपना लाइफ पार्टनर चुनने वाला हूँ, तो क्या मुझे उसके लिए भी एनएलपी हेल्प कर सकती है? फियर ऑफ डेथ जो है उससे भी बड़ा फियर है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो अपनी जब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिल रहा है, ऑब्जर्व करो कि आपकी क्या इमेज बनती है आपके दिमाग में। आप देखते हैं कई लोगों को कि घर पे ताला लगा दिया और फिर थोड़ी देर बाद में नीचे जा कर के सोच रहे हैं कि ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, और उन्हें लगता है कि मेरी मेमोरी वीक हो रही है। आपकी मेमोरी वीक नहीं हो रही है, आपकी बीते कुछ सालों में ऐसा एक माहौल बना है कि लोगों ने हाउस वाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिमीन सा कर दिया है कि ये उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस ऐसे केसेस आपको एनएलपी में या इस टाइप की कोई चीज़ें आपको फेस करने मिलती हैं? अभी आप देखें कि मिसेस मूवी आई है। हेल्प नहीं है मम्मा कोई। दिवाकर काम से आके थक जाते हैं और यहाँ काम खत्म ही नहीं होता। ये सब तो सीखना पड़ेगा ना रिचू। तो अगर वो जो हस्बैंड है वहाँ पे, वो अगर एनएलपी समझता है तो बहुत जल्दी ये समझेगा कि मेरी वाइफ की नीड्स क्या हैं। कुछ लोगों को सरकाज़म इज़ अ ट्रिगर, तो इमोशनल स्टेट बिगड़ जाएगी ना उसकी। तो एनएलपी से आप उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप खुद के ट्रिगर जान सकते हो, लोगों के इमोशनल बटन जान सकते हो। कुछ लोग थोड़ा बचपन की ट्रॉमा से गुजरे हैं, या कोई ऐसी चीज़ हुई है उनकी लाइफ में, ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए हैं, तो उनके लिए कोई आप ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे वो इस तरीके की मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सकें? योगेश जी नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम, थैंक यू। आप है ना एनएलपी में बहुत ही फेमस है, और इंडिया में मुझे लगता है कि आप बहुत ही वन ऑफ द टॉप मोस्ट एनएलपी कोचेस में आते हैं, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को शॉर्ट में समझाइए कि एक्चुअली में एनएलपी है क्या? एनएलपी का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो इट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी होती है, लेकिन वो कोडिंग से रिलेटेड है। ओके। ये एनएलपी जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। न्यूरो का मतलब आपकी थिंकिंग, परसेप्शंस एंड थिंकिंग। देन लिंग्विस्टिक्स का मतलब द वे यू टॉक टू योरसेल्फ, आपके हमारी शब्द, लैंग्वेज। हम जो बात करते हैं अपने आप से, खुद से जो बात करते हैं इंटरनली, और इवन जो लोगों से भी बात कर रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बहुत इसमें आता है। प्रोग्रामिंग मतलब आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर्स एंड ऑटोमेटिक हैबिट्स, चाहे वो मेंटल हैबिट्स हो या फिजिकल हैबिट्स हो। तो बेसिकली एनएलपी हो गया कि अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को मैनेज करते हुए किस तरीके से आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो और नए बिहेवियर्स और हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप एक हाई परफॉर्मर बन के जी सको। चाहे वो हेल्थ में आपको अच्छा करना हो, रिलेशनशिप में अच्छा करना हो, बिजनेस में, लीडरशिप में, इन सभी एरियाज़ में एनएलपी की एप्लीकेशन है। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ तो एनएलपी इज़ अ ब्रेन मैनुअल। क्या आप वॉशिंग मशीन के साथ एक मैनुअल आती है कि इस वॉशिंग मशीन को ऐसे यूज़ करना है, तो आप एनएलपी को इस ब्रेन वाली मशीन के लिए एक मैनुअल मान सकते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन ऑपरेट हो रहा है, थॉट्स क्यों जनरेट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग क्यों आ जा रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों आ रहा है, मेंटल हेल्थ क्यों बिगड़ रही है। ये सभी चीज़ों का जवाब एनएलपी हमें देती है। आपने मेंटल हेल्थ बोला। मेंटल हेल्थ में हम जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम जिनकी हेल्प लेते हैं कि हम अगर कोई हमें मेंटल हेल्थ से कुछ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो एनएलपी कैसे डिफरेंट हुआ साइकोलॉजी से? अब एनएलपी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन दैट ओनली। और मगर एक अप्रोच अलग है, टेक्निक्स अलग हैं, मेथड्स अलग हैं। तो सिर्फ अप्रोच और मेथड्स का डिफरेंस है, बाकी साइकोलॉजी के बहुत सारे प्रिंसिपल एनएलपी में यूज़ होते हैं, जैसे एंकरिंग है, कंडीशनिंग है, रीफ्रेमिंग है, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है। तो कॉग्निटिव साइंस और न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी, इनके प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है। डिफरेंस एक तो डिग्री का आ जाता है कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको
मास्टर्स होनी चाहिए या आपकी पीएचडी होनी चाहिए साइकोलॉजी में, लेकिन आप अगर एनएलपी कोच हैं तो आपका एनएलपी में सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो एनएलपी एक तरीके से एक सब्जेक्ट है, एक मेथड है, बट काम तो वो भी माइंड पे ही कर रहा है, थॉट्स पे, इमोशंस पे ही कर रहा है, बस अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट है बस। तो अप्रोच है ना, सिर्फ ये अपनी सब प्रिंसिपल्स पे या मेथड्स में डिफरेंट है, या वर्किंग एरियाज में भी डिफरेंट है कि मतलब एनएलपी हम यहाँ यूज़ करेंगे, साइकोलॉजी हम यहाँ यूज़ करेंगे? ना, एप्लीकेशन दोनों का सब एरियाज में कर सकते हैं। ओके। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन ज़्यादातर कब आता है कि डिप्रेशन के इश्यूज हैं, एंजाइटी है, लेकिन एनएलपी बाकी इश्यूज में भी आ जाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन में, हाई परफॉर्मेंस में, गोल सेटिंग में, स्टेट मैनेजमेंट में, इमोशनल रेगुलेशन में। तो एनएलपी, एज एन एनएलपी कोच आप बहुत एरिया में कोच करते हो, अलग अलग एरियाज़ के अंदर हाई परफॉर्मेंस के लिए आप कोच करते हो। प्रोडक्टिविटी पे भी काम करते हैं। यस, एनएलपी से आप प्रोडक्टिविटी पे भी काम कर सकते हो। यस। तो एनएलपी के लिए एक बेसिक कोई फाउंडेशन चाहिए, कोई नॉलेज का, कि हमें ये आना चाहिए या ये आपका होना ज़रूरी है तब आप एनएलपी सीख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई प्रीवियस नॉलेज किसी की, मतलब कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आपको पहले से साइकोलॉजी या थेरेपी या और कुछ होना चाहिए कि एनएलपी सीखने के लिए। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हालांकि साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट सब एनएलपी को अपने टूल बॉक्स में रखते ही हैं, तो एनएलपी एक टूल बॉक्स है जो आपकी प्रैक्टिस को और एनहेंस कर देता है। लेकिन एक आम व्यक्ति भी एनएलपी को सीख सकता है, कोई प्रीवियस उसके लिए उसकी नॉलेज हो वो ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट हम सब एनएलपी यूज़ कर ही रहे हैं, जाने अनजाने में हम कर रहे हैं। जाने अनजाने में आप यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन जब आप कॉन्शियसली करने लगते हो तो आप उसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। तो ग्रेविटी तो सबको पता ही थी ना, मतलब सब एक्सपीरियंस में तो ग्रेविटी के थी, करेक्ट। राइट? कि लेकिन न्यूटन ने जब उसको प्रिंसिपल्स उसके आइडेंटिफाई कर दिए तो हम उसको यूज़ कर सके बेटर टेक्नोलॉजी बनाने में, मशीन्स बनाने में, उन सब में उसका यूज़ हम कर सके। तो एनएलपी भी आप यूज़ कर ही रहे हो ना। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चले हैं और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपने एक्शन नहीं लिया हो। कई बार ऐसा हुआ होगा कि एक्शन लेने से पहले ही आपके अंदर इतना डाउट आया है कि आपने फेलियर अपने दिमाग में इतनी इमेजिन कर ली कि आपने ट्राई भी नहीं किया। एक्शन लेना तो दूर की बात है, यू डिड नॉट इवन ट्राई। तो ये सब जो हो रहा है आपके साथ में, ये क्या है? एनएलपी तो चल रही है आपके साथ में। सो जाने अनजाने एनएलपी तो हमारे जीवन का हिस्सा है। एनएलपी कोई किताब की चीज़ नहीं है। एनएलपी एक लाइफ में होने वाली चीज़ है, हर समय हमारे जीवन में चल रही है। पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ है। और मुझे तो लगता है कि कृष्ण तो बहुत ही पावरफुल एनएलपीयर थे। मतलब कृष्ण जो एनएलपी लगाते थे, वो बहुत ही पावरफुल एनएलपी टेक्निक्स यूज़ करते थे। तो एनएलपी एक तरीके से हम सामने वाले को मैनिपुलेट भी करने के लिए यूज़ करते हैं। मैनिपुलेट तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, बट ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कि जब अगर कोई व्यक्ति एक नेगेटिव माइंडसेट से जा रहा है और पोटेंशियल होने के बाद भी स्टक है लाइफ में, तो उसको उस स्टक फीलिंग में से निकाल करके उसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने रीफ्रेमिंग यूज़ की। रीफ्रेमिंग एनएलपी की टेक्निक होती है कि जिसमें आप लैंग्वेज के जरिए, भाषा के जरिए किसी व्यक्ति को एक नया परसेप्शन पैदा करते हैं उसके दिमाग में। ओके। एक सिचुएशन का एक नया पर्सपेक्टिव आप उसे देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति बाइक से गिरा और उसके पैर टूट गई और वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है, गुस्सा कर रहा है कि भगवान तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ में। तो अब वो कौन से फ्रेम में, कंप्लेन फ्रेम के अंदर है, यानी कि उस सिचुएशन को एक कंप्लेन की दृष्टि से देख रहा है। लेकिन यहीं उसे आकर के अगर कोई उसका फ्रेम चेंज करे कि लेकिन जान तो बच गई ना तेरी, ऐसा भी हो सकता था कि तेरी जान चली जाती, तो अभी तो तू सिर्फ पैर टूट के ही छूट गया। तो जैसे ही यहाँ पे उसका परसेप्शन गया ना, वो थैंक कर रहा होगा कंप्लेन के बजाय, थैंक यू गॉड कि मुझे बचा लिया, कि मैं कम में छूट गया। तो कैसे सिर्फ एक सेम सिचुएशन में आपने उस सिचुएशन का एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उस सिचुएशन को देखा और सडनली एक नया मीनिंग और एक नया इमोशन आ गया। तो जब युद्ध के मैदान में अर्जुन विचलित है, डाउट में आ गया, अर्जुन के अंदर भी तो नेगेटिव थॉट आ गया है, डाउट आ गया है, और जब डाउट आया तो उसकी स्किल तो साइड में हो गई। जब नेगेटिव स्टेट बन गई है तो स्किल तो अब धनुष चला सकता है, वो जीत सकता है, पुरुषार्थ उसमें है, वॉरियर सब है उसके अंदर, लेकिन उसने उसको साइड में रख दिया ना, क्योंकि आ, उसको क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट आ गई कि एक तरफ तो वॉरियर है वो, कि आई एम अ वॉरियर, तो उसकी एक आइडेंटिटी है कि मैं एक वॉरियर आइडेंटिटी में हूँ।
फिर उसकी एक आइडेंटिटी ये भी तो आई एम अ फैमिली मैन, आई एम अ ब्रदर। तो ये दो आइडेंटिटी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गई है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल। एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो अब श्री कृष्ण उसको जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं कि अटैचमेंट मत ले, आउटकम के साथ में अटैचमेंट मत रख, ठीक है, अपनी ड्यूटी कर, अपना धर्म कर, अपना कर्म कर, ठीक Reframing. है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसको मार रहा है, तो किसी को नहीं मार रहा है, आत्मा तो हमेशा अमर है, ठीक है। तो वो सारी जो रीफ्रेमिंग कर रहे हैं सभी अध्यायों में, तो टेक्निकली ही इज यूजिंग रीफ्रेमिंग ओनली, शिफ्टिंग परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट कर रहे हैं। तो एनएलपी तो हमेशा से, हालांकि इसे रिचर्ड बैंडलर ने ये कॉइन किया वर्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बट आई थिंक आप गीता पढ़ो और वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सब जगह जहाँ भी माइंड की बात हो रही है वहाँ पे एनएलपी चली रही है। तो रिचर्ड ब्रैंडलर ने जैसे ये आपने बोला कि नाम दिया उस इस माइंड टेक्निक को कह लें या इस स्किल सेट को कि हमने एनएलपी कह सकते हैं हम इसे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये सब एक मतलब एक सोचने का तरीका या एक बात करने के या अलग अलग वर्ड्स यूज़ करने का तरीका, या इसके पीछे कोई और भी साइंस है मतलब? नहीं, कंप्लीट साइकोलॉजी है ना, कि आपकी थिंकिंग कैसे काम कर रही है, तो हाउ यू आर थिंकिंग, तो आपकी थिंकिंग किस तरीके से आपकी इमोशंस को इफ़ेक्ट कर रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक थॉट पैदा हुआ, तो सपोज थॉट आपका है आई एम नॉट इनफ, दिस इज़ योर थॉट, ठीक है, कि मैं इनफ नहीं हूँ, ये आपका अंदर इंटरनल डायलॉग चल रहा है। तो अब ये आई एम नॉट इनफ आपके बिहेवियर को, आपके हैबिट्स को कंट्रोल करेगा। इम्पैक्ट करेगा। सब कोई व्यक्ति यूट्यूब वीडियो चालू करना चाहता है, लेकिन अंदर हमेशा आवाज़ है आई एम नॉट इनफ, कि अभी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। तो अब वो परफेक्शन सिंड्रोम में रहेगा, एनालिसिस पैरालिसिस में रहेगा। अभी इसकी इंटरनल वॉइस उसे एक्शन ही नहीं लेने देगी। तो एनएलपी में ऐसे टेक्निक्स होते हैं, जिन टेक्निक्स के जरिए, स्टेप्स, मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स के जरिए आप अपने इस थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कर सकते हो, इन आवाज़ों को चेंज कर सकते हो। तो आप थॉट्स को चेंज कर सकते हो, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो, अपनी नई हैबिट्स जनरेट कर सकते हो, पुरानी हैबिट्स, एडिक्शन, इनको ब्रेक कर सकते हो। तो देर आर प्रॉपर टेक्निक्स, सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें से जो रीफ्रेमिंग बताया वो सिर्फ लैंग्वेज वाला पार्ट है। ओके। रिफ्रेमिंग टेक्निक जो है वो सिर्फ लैंग्वेज के जरिए है, बाकी विजुअलाइजेशन के टेक्निक्स होते हैं, स्विच टेक्निक्स हैं, एंकरिंग के टेक्निक्स हैं, स्टेट को एंकर कर लेना, ट्रिगर्स सेट कर लेना। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इट्स बेसिकली एनएलपी कोई एक टेक्निक नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट, एक पूरा सब्जेक्ट है जो न्यूरोलॉजी पे काम कर रहा है, परसेप्शन थिंकिंग पे, इमोशंस पे काम कर रहा है, प्रोग्राम बिहेवियर्स पे काम कर रहा है आपके, और प्लस आपकी लैंग्वेज पे, द वे यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, उसको कैसे चेंज करें, उसको चेंज करके अपने अंदर की लैंग्वेज को चेंज करके रीप्रोग्राम करना अपने आप को। रीप्रोग्रामिंग जैसे आपने बोला, तो आज की डेट में जैसे हमारा दिमाग, आजकल का जो माहौल चल रहा है कि हम थोड़ा सा रीप्रोग्राम लोग हैं मोबाइल की यूसेज पे, और कुछ एडिक्शंस हमेशा से हमारे पार्ट ऑफ लाइफ थे लोगों के, कि सिगरेट पीना, अल्कोहलिक होना। तो ये भी एक तरीके से रीप्रोग्रामिंग ही थी कि हमने अपने दिमाग को एक जगह से प्रोग्राम कर लिया कि हम इस एडिक्शन में इन्वॉल्व हो के हमें अच्छा लगता है, या ये अब मेरे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुके हैं। तो एनएलपी कैसे हेल्प कर सकते हैं एक एडिक्टिव इंसान के लिए? जी, सो अगर आप एडिक्शन को हम बिल्कुल करीब से देखें, तो कोई व्यक्ति अल्कोहल से या सिगरेट से या फिर उसमें जो निकोटीन है उससे एडिक्टेड नहीं है। आपका एडिक्शन ब्रेन का उस निकोटीन से नहीं है, या कोई पोर्न एडिक्ट होता है उससे नहीं, उस विजुअल से आपकी एडिक्शन नहीं है। आपकी एडिक्शन है वो जो अंदर डोपामिन रिलीज हो रही है, आपके अंदर वो जो न्यूरोकेमिकल रिलीज हो रहा है, वो जो न्यूरोकेमिकल का रिलीज है, वो रिलीज के लिए वो चीज़ें ट्रिगर का काम कर रही हैं। तो ब्रेन इज एडिक्टेड टू इट्स ओन न्यूरोकेमिकल्स जो अंदर चल रहे हैं, उससे वो एडिक्टेड है, उससे जो हाई मिल रहा है वो उस हाई से बेसिकली एडिक्टेड है। तो जब भी कोई व्यक्ति एडिक्शन की स्थिति में आ जाता है, तो एडिक्शन में उसको तीन चीज़ें मिल रही हैं। एक ट्रिगर है, कि उसको कोई ट्रिगर मिलता है एनवायरनमेंट से, या फिर इंटरनली कोई ट्रिगर मिलता है। तो या तो कोई एक्सटर्नल ट्रिगर है या फिर कोई इंटरनल ट्रिगर है, जो ट्रिगर बिहेवियर को ट्रिगर करेगा। तो फर्स्ट इज ट्रिगर, सेकंड इज बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या है, जो लोगों को दिखता है। कई बार लोग ट्रिगर नहीं देख सकेंगे, ट्रिगर व्यक्ति को खुद पता चलता है, बिहेवियर लोगों को पता चलता है। तो अंदर एक ट्रिगर आया, सपोज ट्रिगर है फीलिंग, कि अंदर एक तलब आई, कि एक फीलिंग आई कि यार मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे सिगरेट पीनी है,
तो ये जो अंदर कॉन्वर्सेशन आया, ये जो अंदर फीलिंग आई, ये ट्रिगर का काम कर रही है। अब जो वो सिगरेट पिएगा, ये बिहेवियर है। बाहर क्या दिखेगा? स्मोकिंग बाहर दिखेगी, ट्रिगर नहीं दिखेगा। और ये अब स्मोकिंग करने से हुआ क्या? वो जो अंदर स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस उसका दब गया, तो वो उसका रिवॉर्ड हो गया कि वो जो स्ट्रेस लेवल था वो दब गया, या फिर लो एनर्जी फील कर रहा था, सडनली उसको एक अलर्टनेस महसूस हुई, एकदम से वो डोपामिन जब रिलीज हुआ, थोड़ा हाई मिलता है, तो थोड़ा आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी एनहेंस हो जाती है। तो वो जो ऐसा एडिक्शन में होता है बता। हाँ, इधर सिगरेट के केस में बता रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों के लिए जो सिगरेट पीते हैं तो थोड़ा क्रिएटिव होता है ना, क्रिएटिविटी बढ़ती है थोड़ी सी उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लोग कहते हैं बट होता ही नहीं होता है। I'm not नहीं sure. होता, तभी तो लोग करते हैं। क्यों Okay. क्यों कर रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ती है लोगों को? तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जो थर्ड पार्ट जो है वो रिवॉर्ड है। तो 3 चीज़ों से बना हुआ है एडिक्शन: ट्रिगर, बिहेवियर एंड रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड सबका अलग अलग है। किसी का रिवॉर्ड क्या होता है कि सिगरेट नहीं पियो जब तक उनका पेट साफ नहीं होता, तो उनके लिए सिगरेट पीना ज़रूरी है, तभी वो पेट साफ होएगा, अदरवाइज होएगा ही नहीं उनका, अदरवाइज वो कॉन्स्टिपेटेड फील करेंगे। तो सबका रिवॉर्ड अलग अलग हो सकता है, मगर ये 3 चीज़ें हमेशा हैं। ज़्यादातर लोग जब एडिक्शन की बात करते हैं तो दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट बिहेवियर। वो क्या कह रहा है? आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, आई वॉन्ट टू क्विट इमोशनल ईटिंग, या फिर और किसी चीज़ पे, अल्कोहल को मुझे क्विट करना। तो आप उस बिहेवियर को देख रहे हो बस, लेकिन आपको तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो एनएलपी हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि पहले तो अपना ट्रिगर पहचानो कि आपका एडिक्शन का ट्रिगर क्या है। किस ट्रिगर कारण से आप उस चीज को रोज कब वो शुरू होती है, वो बिहेवियर कब ट्रिगर होता है? क्योंकि एडिक्शन अंदर क्या है, एक न्यूरल पैटर्न है कि एक ट्रिगर है जो एक पैटर्न को इनिशिएट कर रहा है, एक सर्किट है जो कि रन कर रहा है। बाहर भले ही हमें बिहेवियर रिवॉर्ड दिख रहा है, मगर अंदर एक सर्किट है, एक न्यूरल चेन है जो रन कर रही है। आपको उसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला फेज़ आएगा जब आप ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो। ट्रिगर भी मैं बता देता हूँ कि क्या-क्या हो सकते हैं ट्रिगर, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्रिगर्स। ट्रिगर या तो विजुअल होगा, यानी कि आपको कोई इमेज दिखेगी। सपोज़ किसी व्यक्ति के लिए ट्रिगर क्या है कि उसने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा। देखते ही बाहर से विजुअल एक ट्रिगर बन गया उसके अंदर। किसी का ट्रिगर होती है आवाज़। दोस्त ने आवाज़ दी, भाई चल सिगरेट पी लेते हैं। तो आवाज़ किसी के लिए ट्रिगर है। कभी-कभी इंटरनल विजुअल भी आ सकता है। बैठे-बैठे एकदम से विजुअल आया कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। कभी-कभी अंदर से आवाज़ है, यार बहुत देर हो गई पिया नहीं। तो ऑडियो भी बाहर से आ सकता है, इंटरनल वॉइस भी हो सकती है, विजुअल भी एक्सटर्नल भी हो सकता है, और आपके मन में भी हो सकता है। और तीसरी होती है फीलिंग, कि आपके अंदर एक फीलिंग, कभी अकेलेपन की फीलिंग, कभी स्ट्रेस की फीलिंग, कभी बोर्डम की फीलिंग। तो जस्ट बोरियत हो रही है इसलिए मैं कर लेता हूँ। कई लोग होते हैं ना जो चाय के एडिक्ट होते हैं, वो कई बार चाय सिर्फ इसलिए ज़्यादा पीते हैं कि अंदर जैसे ही बोर हुए, चलो चाय पी लेते हैं। स्पेशली आप देखें कई लोग जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं या ट्रेन में बहुत ट्रेवल करते हैं, वो एक दिन में 10-10 चाय भी पी जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जहाँ थोड़ा सा बोर्डम लगा चाय पी लो, कुछ करने का नहीं है चाय पी लो। तो आपका जो इंटरनल फीलिंग है, एनएलपी में इसे के कहते हैं, VAK। वी का मतलब विजुअल, ए का मतलब ऑडियो, के का मतलब वैसे काइनेस्थीसिया होता है, बट एनएलपी में के इज रिप्रेजेंटिंग सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। कि आपके इंटरनल फीलिंग्स जो हैं वो भी ट्रिगर का काम कर सकती है। तो किसी बॉस ने आपको चिल्लाया और अब सडनली आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, वो जो के बन रहा है, नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग बन रही है, ये फीलिंग क्या करेगी? ट्रिगर करेगी, जाके सिगरेट पी ले। वाह। तो बहुत से लोग जब फ्रस्ट्रेट होते हैं वो जाके सिगरेट पीते हैं। अब वो सिगरेट पीता है तो उसका मन शांत हो रहा है, वहाँ पे सिगरेट पीने से वो काम डाउन हो रहा है नर्वस सिस्टम उसका, तो इसलिए उसको रिवॉर्ड मिल गया। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर ट्रिगर, कि आपका ट्रिगर क्या है। तो ये ट्रिगर या तो विजुअल है, या ऑडियो है, या फिर फीलिंग है। कई बार ट्रिगर एनवायरनमेंट भी हो सकता है, कि मतलब आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हो। कई बार आपने देखा होगा कि कॉलेज के दिनों में लोग जब दोस्तों के साथ होते हैं तो ज़्यादा पीते हैं, लेकिन घर चले जाते हैं तो सडनली तलब कम हो जाती है, क्योंकि वो ट्रिगर जो है उनका, वो एनवायरनमेंट वाज एक्टिंग एज अ ट्रिगर। तो जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो तो वो एनवायरनमेंट के जो अनकॉन्शियस ट्रिगर्स हैं वो आपने छोड़ दिए। तो ट्रिगर एनवायरनमेंट भी आपका ट्रिगर की तरह काम करता है। कुछ लोगों के लिए टाइम इज़ अ ट्रिगर। जैसे जो चाय के शौकीन है, शाम होते ही अंदर से आवाज़ आ जाती है ना कि 5 5 बज गए, मतलब घड़ी देखी और ट्रिगर चालू। एक इंटरवल में चाहिए ही चाहिए हाँ, ऐसा। तो कइयों का टाइम भी ट्रिगर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब अंदर एक अपने आप बॉडी की क्लॉक बता देती है कि कुछ अभी कुछ पीने की ज़रूरत है। कइयों में जिनमें
इमोशनल ईटिंग करते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, उनमें भी रात को जैसे सपोज 2:30-3 बजे एकदम से नींद उठेगी और अभी कुछ मुझे खाना है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, ये चीज़ उनके दिमाग में चलती है। तो ये 5 चीज़ें हैं आपके ट्रिगर में। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं वो ये करें कि सबसे पहले अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाएं, कि बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएं अवेयरनेस के साथ में कि एक दिन में क्या क्या चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही हैं। तो पहले अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बना लो। बिहेवियर आपको पता ही है कि आप सिगरेट पी रहे हो या अल्कोहल पी रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट इज़ योर बिहेवियर। एंड देन आपका रिवॉर्ड लिखो कि रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। क्या आपका मन शांत होता है, आप अलर्ट फील करते हो, आप क्रिएटिव फील करते हो, क्या आपका रिवॉर्ड है, क्या प्लेजर आपको मिल रहा है, वो रिवॉर्ड निकाल लो। और फिर बाद में एनएलपी में कई ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे बाहर आया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से आप शुरुआत करो, क्योंकि ये पहला स्टेप है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज ऑटोमेटिक पैटर्न। किसी भी ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ना है तो अवेयरनेस से उसकी शुरुआत होगी, और फिर बाद में आप रिप्लेस करना चालू करो कि उस बिहेवियर की जगह कुछ और चीज़ से रिप्लेस करो कि रिवॉर्ड सेम रहे। राइट, तो जैसे अगर मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है सिगरेट पीने से, तो मे बी मैं एक अल्टरनेट योगा से या फिर किसी ब्रीदिंग से या फिर कुछ और टाइप का कुछ ऐसी ईटिंग से, कोई ऐसी डाइट से जो उस मोमेंट में मुझे रिलैक्स कर दे। इस तरीके से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, ये मेरे लिए कहना आसान है ये चीज़। अगर आप जब एडिक्शन की स्थिति में हो तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि लगी भी तो एक दिन में नहीं थी ना। पॉइंट। आपने जब सिगरेट पी, पहले दिन तो एडिक्ट नहीं थे आप, आपको एडिक्ट होने में कई महीनों कई साल लगे हैं एडिक्ट होने में। पहले दिन तो एक पफ लिया था, उसमें भी खांसी आई थी, फिर शायद 2 पफ में ही हिट लगने लगा था, फिर एक टाइम आया कि एक सिगरेट में हिट मिल रहा है, फिर अब एक सिगरेट से अडेप्ट कर गया है माइंड, अब 2 चाहिए, अब 3 चाहिए, अब इसको पूरा पैकेट चाहिए। तो ये जो आपका पहले कश से पूरे पैकेट तक की जर्नी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये महीनों की जर्नी थी, ये कोई रातों रात नहीं हुई थी। तो फिर छूटना रातों रात कैसे हो जाएगा, कैसे नहीं होता। तो लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि एक ही दिन डिसीजन लेते हैं कि मैं एकदम से छोड़ दूंगा, इस तरीके से नहीं। अगर आप 10 सिगरेट पे अभी हो तो पहले 10 में से सबसे पहले तो ये करो कि इम्पल्स को डिले करना चालू करो। कि अगर मुझे सपोज अभी सिगरेट की तलब लगी है तो अपने आप से ये कहो कि अभी नहीं पीऊँगा, आधे घंटे बाद पीऊँगा। जब जब तलब लग रही है उस तलब के 15-20 मिनट तक मत पियो, बस ये कहो कि अभी नहीं पी रहा, बाद में पीऊँगा, बाद में पी लो भले ही। तो होगा क्या, शुरुआत में अपनी इम्पल्स को डिले करना आप सीखोगे। फिर 10 से 9 पे आओ, 7 पे आओ, 6 पे आओ, 5 पे आओ। फिर धीरे-धीरे करो कि आपको 1 हफ्ते में 1 बार ले रहे हो आप, फिर 1 महीने में 1 बार ले रहे हो आप। दिस इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये नहीं कि एकदम से आपने ज़ीरो कर दिया तो देन ब्रेन विल हैव विथड्रॉल सिम्पटम ना। क्योंकि एडिक्शन में क्या है कि आप इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि आप बहुत एन्जॉय कर रहे हो। एडिक्शन में ऐसा हो जाता है कि नहीं पियोगे तो दर्द होगा। पॉइंट। तो अल्कोहल के एडिक्शन में लोग एक-एक बोतल खत्म कर जाते हैं। यानी उन्हें फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा कुछ, 1 पैक से 2 पैक से 3 पैक से एन्जॉय तो कर ही नहीं रहा वो बंदा। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसने नहीं पी ना, तो फिर उसको एंग्ज़ायटी होती है, तो फिर उसको बेचैनी होती है, तो फिर उसे लगता है कि दुनिया चल ही नहीं रही है, समय चल ही नहीं रहा है, रुक गया है सब कुछ, मैं फ़ंक्शन ही नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो एक जो एक्चुअल एडिक्शन आपको हो गया है, तो एक्चुअल एडिक्शन में फिर विथड्रॉल सिम्पटम आएगा आपको, कि नहीं लेने से बॉडी रिएक्ट करने लगेगी। उससे पहले क्या है कि बस ले रहे हो तो एन्जॉयमेंट मिल रहा है इसलिए आप ले रहे हो। लेकिन एडिक्शन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि नहीं लिया तो विथड्रॉल होगा, तो उस पेन से डील करने के लिए देन जाते हैं। तो हीरोइन वगैरह के केसेस में तो इतना एडिक्शन होता है कि विथड्रॉल सिम्पटम इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। आप मोबाइल एडिक्शन और जैसे अल्कोहल और सिगरेट एडिक्शन हो, इसमें आप कितना डिफरेंस मानते हैं कि है डिफरेंस या कोई खास डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं, एडिक्शन सब चीज़ का सेम बराबर है, चाहे आपका मोबाइल का हो, सिगरेट का हो। हाँ, मगर उस एडिक्शन का जो शरीर पे प्रभाव है वो अलग-अलग है। हाँ। मतलब मोबाइल एडिक्शन से आपको कैंसर नहीं हो रही है, राइट? लेकिन वो एडिक्शन आपके दिमाग को तो डिस्टॉर्ट करेगा ही करेगा। आप में डोपामाइन डिसफंक्शनिंग होती है कि जितनी बार आप मोबाइल देख रहे हो डोपामाइन रिलीज़ हो रही है, तो होगा क्या, एक पॉइंट के बाद में आपको बार-बार वो डोपामाइन का शॉट चाहिए। अब जब वो मिलेगा नहीं तो आप डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे लाइफ के अंदर। Fine. आपको कोई एक्टिविटीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो हर समय वो शॉट लेने की आदत हो गई है। तो ऑफ कोर्स उसका मेंटल हेल्थ पे असर तो होगा, लेकिन अल्कोहल जैसे आपके लीवर को ख़राब कर रहा है, किडनी को कर रहा है,
सिगरेट जो है वो आपके लंग्स को ख़राब कर रही है, कैंसर के चांसेस बना रही है। तो सबका जो एडिक्शन का नेचर सबका सेम है, सभी में ट्रिगर है, बिहेवियर है, रिवॉर्ड है, मगर उनका जो आपके शरीर पे इम्पैक्ट है वो अलग अलग रहेगा। मन पे इम्पैक्ट सबका सेम रहेगा, लेकिन उसका जो बॉडी पे असर है वो अलग अलग हो सकता है। अब जैसे ये तो एडिक्शन वाली बात हो गई, या हम अगर इसमें पार्ट बन रहे हैं, अगर कि हम शुरू कर रहे हैं या डोपामाइन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा इशू रहता है कि उनके बच्चे आगे जाके बहुत ज़्यादा मोबाइल यूसेज, या जब वो कॉलेज में जाए या स्कूल में, आजकल तो स्कूल में बच्चे सिगरेट और स्मोकिंग या अल्कोहल के एडिक्शन में जाते जा रहे हैं। तो जब उन्हें पता है कि ये चीज़ होने वाली है, उनका एक फियर भी रहता है इस चीज़ से लेके, तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या वो कोई प्रैक्टिस या कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अभी ना कोई ट्रिगर है, ना कोई विजुअल है, ना ही कोई उनको कोई प्रॉब्लम दिख रही है अभी, लेकिन उन्हें पता है कि आगे जाके हो सकता है ऐसा उसके साथ हो जाए। तो कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर रूल्स बनाने पड़ेंगे कि हर फैमिली के जैसे रूल्स होते हैं। वो कहते हैं ना, द फ्रीडम विदाउट रूल इज़ केओस। पॉइंट? तो रूल्स कई बार हमें बुरे लगते हैं, रेस्ट्रिक्शंस बुरे लगते हैं, लेकिन आप सोचो अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो, व्हाट विल हैपन? आप किसी चौराहे से, अपने किसी भी हमारे देश के किसी भी चौराहे से पुलिस हटा दो आप, रोज़ चक्का जाम हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा अपनी फ्रीडम से निकलने लगा करेक्ट। तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो रूल आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन वो ऑर्डर भी लेकर आता है। तो आपको बच्चों को फ्रीडम्स देनी चाहिए, फ्रीडम दो, लेकिन फ्रीडम शुड कम विद सम रूल्स, कि ये रूल्स हैं जिन रूल्स को फैमिली फॉलो करेगी। तो जब ट्रैफिक सिस्टम के लिए रूल है, एक कंपनी चलाने के लिए रूल है, तो एक फैमिली भी तो आप चला रहे हो ना। पॉइंट। ठीक है, इस फैमिली में भी तो ह्यूमन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और प्यार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिसिप्लिन रूल से आता है, तो आपको एज ए पेरेंट रूल्स सेट करने पड़ेंगे और आपको खुद को भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आजकल क्या है कि बहुत से पेरेंट्स भी वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो कई बार उनके लिए इनफ समय दे पाना अपने बच्चों को पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कई बार अगर सपोज मुझे अपना काम करना है, ऑफिस की मीटिंग है और वो बच्चा परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा? ये ले फ़ोन, मैं उसे फ़ोन दे दूँगा। तो वो फ़ोन की आदत जो बच्चे को लग रही है, उसका ज़िम्मेदार कहीं न कहीं पेरेंट्स भी है। अकेला वो ज़िम्मेदार नहीं है। उसको तो पता नहीं है कि फ़ोन क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन हम सपोज़ मम्मी को घर की सफाई करनी है, तब तक बच्चे को फ़ोन दे के बिठा दिया। या फिर कोई मेहमान आ गया, इम्पोर्टेंट बात चल रही है, बच्चे को फ़ोन दे के बिठा दिया। तो पेरेंट्स को ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि एक स्क्रीन टाइम बच्चों का फिक्स होना चाहिए। भले ही वो नाराज़ होते हों, नहीं होते हों, जो भी हों, आपको ये रूल्स स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। और प्लस खुद का भी। आजकल आप देखो कि पेरेंट बच्चे को मना कर रहे हैं मोबाइल यूज़ मत कर, और खुद 3-3 घंटे तक रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चा आप जो कहोगे उससे थोड़ी सीखेगा, वो तो आपको जो करते हुए देख रहा है उससे वो सीखने वाला है ना। तो आपको खुद भी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, आपको खुद भी अनुशासन में आना पड़ेगा। तो वो दोनों चीज़ों से रूल्स लाके खुद पे भी अप्लाई करके, और शॉर्टकट ना ढूंढें कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं बच्चे को फ़ोन दे के बिठा देती हूँ, खाना नहीं खा रहा तो फ़ोन दे के बिठा दो, फिर वो कर लेगा। नहीं, क्योंकि वो ईज़ी तरीका है, इसलिए सब पेरेंट्स उसे फॉलो करते हैं आजकल। लेकिन आप कुछ और रास्ता निकालिए कि जब फ़ोन नहीं होते थे तब भी बच्चे खाते थे, जब फ़ोन नहीं होते थे तब भी लोग काम के साथ-साथ बच्चों को सँभाला करते थे। लगा। तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे के लिए और इवन आपके खुद के लिए भी वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स की बात हुई है, तो स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी बढ़ाने के लिए, या कहें फोकस, क्योंकि उनकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट होता है जब वो स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनएलपी की कोई ऐसी टेक्निक है जो इनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके? देखिए, फ़ोकस एक मसल की तरह ही है, इट इज़ लाइक अ मसल। तो जैसे हम जिम जाके अगर एक्सरसाइज करें तो मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा वेट उससे उठा सकते हैं, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फोकस भी एग्जैक्टली मसल की तरह काम करता है। सो आवर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट या फिर फोकस इज़ लाइक अ मसल, इफ़ यू वर्क ऑन इट इट विल इम्प्रूव। अब ज़्यादातर प्रॉब्लम ना फोकस का नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन का है। आप देखते हैं कई लोगों को कि घर पे ताला लगा दिया और फिर थोड़ी देर बाद में नीचे जा कर के सोच रहे हैं कि ताला लगाया था कि नहीं लगाया था। गाड़ी बंद करके आ गए, फिर ऊपर सोच रहे हैं गेट बंद किया था कि नहीं किया था। मेरे साथ ही हो जाता है क्या? हाँ,
तो ये, और उन्हें लगता है कि मेरी मेमोरी वीक हो रही है। आपकी मेमोरी वीक नहीं हो रही है, आपकी अटेंशन वीक हो रही है। क्योंकि जब आप वो ताला लगा रहे थे ना, उस समय आप कुछ और सोच रहे थे, आप उस पल में नहीं थे, यू आर नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, यू आर रनिंग अ मूवी इन योर माइंड। तो आपकी अटेंशन उस मूवी को प्रोसेस कर रही थी, इस वजह से आपने ऑटोमेटिकली बंद तो कर दिया, लेकिन आप उसे रजिस्टर नहीं कर सके। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली मेमोरी का है ही नहीं, ज़्यादातर प्रॉब्लम है अटेंशन का, दैट पीपल आर नॉट एबल टू पे इनफ अटेंशन इन दैट मोमेंट। उस पल में अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पढ़ रहा है उसका आधा दिमाग दोस्तों के साथ लगा हुआ है, उसका आधा दिमाग मूवी में लगा हुआ है, आधा दिमाग कहीं और लगा हुआ है। तो वो कंप्लीट उसकी जो ध्यान शक्ति है वो उस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में नहीं है जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है। तो जब भी आपको अगर अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है, तो बेस्ट तरीका है दैट योर मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसंट्रेशन पावर। कि आप जितना बढ़िया कंसंट्रेट करोगे उतना स्ट्रांग आपकी मेमोरी हो जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, एनएलपी में तो थोड़े आपको स्टेप्स ज़्यादा लंबे लगते हैं, तो मैं एक शॉर्ट माइंडफुलनेस टेक्निक बता देता हूँ जो लोग इजीली समझ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वो ये है कि स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज़ कॉन्शियसली। ओके। 3 चीज़ें चुन लो, 3 ऐसे एक्टिविटीज़ जो आप रोज़ करते हो। जैसे सुबह नहाना हो गया, फिर सपोज़ दिन में लंच करना हो गया, या फिर रात को डिनर करना हो गया, या फिर रात के टाइम पे आप अगर कोई बुक पढ़ते हो तो बुक हो गई। एनी एक्टिविटी। सो 3 ऐसी एक्टिविटी चूज़ करो जो आप रोज़ करते हो एंड स्टार्ट डूइंग इट कॉन्शियसली। माइंडफुली उसे करना चालू करो। तो अगर आप नहा रहे हो तो कॉन्शियस बैथिंग करो। ज़्यादातर लोग नहा रहे होते हैं तो दिमाग 50 जगहों पे उसका होता है। अभी कॉन्शियसली बैथ करो कि पानी कैसे गिर रहा है, कौन सी फीलिंग्स और सेंसेशन आपके शरीर में पैदा हो रही हैं, पानी जब गिर रहा है ज़मीन पे तो क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एनएलपी में VAK कहते हैं ना। तो क्या विजुअल है, क्या आवाज़ है, और क्या सेंसेशन और फीलिंग प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको पूरा ध्यान केंद्रित करो उस पे। दैट विल बी कॉन्शियस बैथिंग। खाना खा रहे हो तो कॉन्शियसली खाने का टेक्सचर कैसा, उसे विजुअली डिटेल में देखो। देन उसका स्मेल क्या आ रही है, स्मेल पे पूरा फोकस करो। फिर जब खाना खा रहे हो तो उसकी सॉफ्टनेस पे फोकस करो कि कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है। फिर कैसे डिजोल्व हो रहा है व्हेन यू आर ईटिंग इट, वो कैसे डिजोल्व हो रहा है, उसका टेस्ट कैसे चेंज हो रहा है। इतना बारीकी से कॉन्शियस ईटिंग करके देखो। कई लोगों को जब मैं ये कहता हूँ, कहते हैं सर फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम कुछ नहीं लगना है, टाइम स्पीड वो की वो रहेगी आपकी। बस आपको अपना ध्यान उस खाने पे केंद्रित करना है, बस स्पीड चेंज करने की जरूरत नहीं है। अटेंशन उसकी तरफ। अटेंशन वहाँ पे रखनी है। जनरली लोग क्या है, खाना खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं ऑफिस में झगड़ा हुआ था उसके बारे में सोच रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि उनकी अटेंशन जो है वो ख़राब होती है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बेसिकली फ्रेगमेंटेड अटेंशन है उनकी। सो अगर आप ये 3 एक्टिविटीज़ बिल्कुल कॉन्शियसली करना चालू कर दो, आप 20-25 दिन में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट अपने अंदर देखना चालू कर जाओगे, और फिर इसको कंटिन्यू रखो। तो 3 महीने 4 महीने में तो आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करोगे। मतलब मैंने देखा है जो लोग 15-20 मिनट से ज़्यादा किताब नहीं पढ़ सकते थे, वो 3-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ पाते हैं। इतना शिफ्ट आ जाता है 3-4 महीने में, अगर आप ये करो तो। तो आज के ज़माने में अटेंशन इज़ करेंसी, ध्यान ही धन है। ठीक है? तो जिसके पास में अटेंशन है, वो अगर अटेंशन के कंट्रोल में है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा क्रिएट करेगा। सो ये टेक्निक पावरफुल टेक्निक है। मुझे लगता है कि लोग बहुत रिलेट भी कर रहे होंगे इस चीज़ से, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में कभी कहीं ना कहीं सभी को इम्पैक्ट कर रहा है कि ना खाते टाइम पता है कि क्या खा लिया, कितना खा लिया, या कैसा टेस्ट यस, था, कुछ नहीं या पता। क्या क्योंकि चल रहा है, आप क्योंकि हर समय प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्टेड हो ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपकी बॉडी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में स्टक है। बॉडी ना तो पास्ट में जा सकती ना फ्यूचर में जा सकती है। करेक्ट है। ठीक है? तो बॉडी आपकी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में है। माइंड ट्रेवल कर सकता है, माइंड फ्यूचर भी जा सकता है, पास्ट भी जा सकता है, प्रेजेंट भी रह सकता है। तो ये जो बॉडी माइंड डिस्कनेक्शन हम बोलते हैं, यही तो है बॉडी माइंड डिस्कनेक्शन। कि बॉडी तो प्रेजेंट में फंसी हुई है और आप पास्ट में फंसे हो या फ्यूचर में फंसे हो। तो आपका ध्यान पास्ट में फ्यूचर में जा रहा है, प्रेजेंट में तो बहुत कम आ रहा है। तो कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस बाथिंग क्या है कि अपनी बॉडी के साथ में कनेक्टेड रहो। तो योग क्या कहते हैं हम, योग का मतलब कि हम जब कहते हैं बॉडी माइंड कनेक्शन इंप्रूव होता है, करेक्ट। तो यानी कि जब आप आसनास कर रहे हो तो आप कंप्लीटली अपनी बॉडी के साथ हो, उस प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो। उस प्रेजेंट मोमेंट में बॉडी के साथ रहना,
यही तो स्ट्रॉन्ग बॉडी माइंड कनेक्शन है। सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट हो रहा है। यस, ये आप जितना अभी तक मैं एनएलपी को समझा हूँ कि एक तरीके से हमारी खुद की एक प्रोग्रामिंग है जिससे हम अपने बिहेवियर, हम अपनी प्रोडक्टिविटी, मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकते हैं। मैं एनएलपी को किसी और के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि कंपनीज वगैरह में लोगों को एम्प्लॉय हायर करने होते हैं, या मैं अपना लाइफ पार्टनर चुनने वाला हूँ, तो क्या मुझे उसके लिए भी एनएलपी हेल्प कर सकती है? यस, करता है ना, बिल्कुल। क्योंकि लाइफ पार्टनर मीन्स व्हाट, कि लाइफ पार्टनर का भी तो माइंड तो है। जहाँ पे भी माइंड है वहाँ पे एनएलपी यूज़ होती है। पॉइंट। तो एनएलपी में पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, एनएलपी में वैल्यू असेसमेंट होते हैं। तो दो लोगों के बीच में गहरा रिश्ता कब बनता है? जब उन दोनों के बीच में प्यार हो, ट्रस्ट हो। लेकिन सिर्फ यही इनफ नहीं है रिश्ते को चलाने के लिए। आपकी वैल्यूज़ जो हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो हम सबकी कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ग्रोथ एक कोर वैल्यू है, देन फ्रीडम एक कोर वैल्यू है, क्रिएटिविटी एक कोर वैल्यू है, सिक्योरिटी कोर वैल्यू है। तो हमारी ये वैल्यूज़ हैं। तो सपोज़ एक फादर हैं, वो अपनी बच्ची की शादी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ में कर देते हैं, ये सोच के कि उसे सिक्योरिटी मिलेगी, राइट? अब लड़की की वैल्यू में क्या है? ग्रोथ है, उसका एम्बिशन है, एस्पिरेशन है। लेकिन इस घर का रूल ये है कि घर की बहू काम नहीं कर सकती। वाओ। तो व्हाट विल हैपन? अब कॉन्फ्लिक्ट आ गई ना, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? तो अब समाज के अकॉर्डिंग तो उसको सब मिला हुआ है, घर, नौकर, चाकर सब मिल गया। तो समाज तो ऐसी आपकी खुशी को कैसे मेजर करता है? समाज कि इसकी गाड़ी कौन सी, इसका बंगला कैसा है, मटेरियलिस्टिकली। उसी को वो मेजर कर सकता है। समाज की गलती भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो दिखता है, मेजरमेंट ही उसी से आ रहा है। करेक्ट। मैं अंदर क्या फील कर रहा हूँ तो कोई जान नहीं सकता ना, उसको नाप नहीं सकते ना आप। पॉइंट। तो वो उससे कहेगा। लेकिन आपका फुलफिलमेंट उसमें आएगा कि आपकी कोर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब ये लड़की कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी, तो ये उस घर में एडजस्ट नहीं कर सकेगी, इसको परेशानी होगी। तो जब आप शादी करते हैं या पार्टनर ढूंढते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड अंडरस्टैंड देयर कोर वैल्यू, you should understand your core value, you should be able to communicate core values to each other, and then you should be able to make a decision कि अगर मेरी वाइफ की वैल्यू में ग्रोथ है तो क्या मैं लाइफ टाइम उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ कि उस वैल्यू को जी सके। ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो सकती है, ग्रोथ कुछ सीख के भी आ सकती है, प्रोफेशनली भी ग्रो करके आ सकती है। तो मुझे पहले से ये तय कर लेना चाहिए कि वैल्यू मैच हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पार्टनर की जो कोर वैल्यू है, क्या मैं वो वैल्यू उसके लिए कंप्लीट कर सकता हूँ, उसको सपोर्ट कर सकता हूँ क्या उस वैल्यू में? जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को अपनी वैल्यू पूरी करने में सपोर्ट करेंगे, वहाँ से एक बहुत ही हेल्दी और एक वेलबींग वाला रिश्ता क्रिएट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता ही नहीं है कि क्या वैल्यूज़ हैं। वो एक शेर आता ना खलील जिब्रान का है कि ज़िंदगी भर साथ चलते रहे पर कभी तारुफ ना हो सका। तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन, कि खुद के साथ लाइफ टाइम से चल रहे हैं मगर कभी जाना नहीं खुद को। तो अपनी कोर वैल्यूज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके आधार पे आप इवन आपको करियर में फुलफिलमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिजनेस पार्टनर्स अगर आपके हैं तो दोनों की वैल्यू कैसे मैच हो रही है। आप भी ग्रोथ ओरिएंटेड हो, वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड है। सपोज एक पार्टनर ग्रोथ ओरिएंटेड है, एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड है। सिक्योरिटी वाला सेफ खेलता रहेगा हमेशा, वो रिस्क ही नहीं लेने देगा आपको, पॉइंट है। राइट? तो इन सभी चीज़ों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर हम एनएलपी जानते हैं तो हम पहले तो खुद को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, और हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारे रिश्ते हैं, हम उन्हें भी बहुत गहराई में जान सकते हैं कि उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या चीज़ उनके ट्रिगर्स हैं। आप लोगों के ट्रिगर्स पहचान सकते हो। आज हम सब के ट्रिगर्स हैं ना, कि सपोज़ कई व्यक्ति आपने देखे होंगे जो बिल्कुल शांत रहते हैं, वैसे तो बिल्कुल काम है, लेकिन अगर आप उनको ब्लेम कर दो किसी चीज़ के लिए, फिर देखो वो फटते हैं। तो यानी कि उसका ब्लेम ट्रिगर है, उसका स्विच पॉइंट है ब्लेम। कई व्यक्ति होते हैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन जैसे उनकी मिस्टेक बता दो, मिस्टेक बताते ही फूट जाते हैं कि अपने मिस्टेक नहीं बता सकते। कई व्यक्ति होते हैं ऐसे बहुत खुशनुमा है, बढ़िया है, शांति की बात करते हैं, लेकिन जैसे उन्हें क्रिटिसाइज कर दो उनका ट्रिगर हो जाता है। कईयों का है सरकेज़म इज ए ट्रिगर, कि उन्हें टोंट मार दो। तो सास बहू के रिश्ते में यही लैंग्वेज चलती है ना, टोंट की। तो सीधी बात कहते ही नहीं है। तो कई लोग होते हैं ना, घर में आते तो कहते हैं आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए।
बस हाँ, सीधे सीधे वेलकम कर लो, टोंट के। हाँ। तो सरकेज़म, तो जिसको सरकेज़म ट्रिगर नहीं करता उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को सरकेज़म इज अ ट्रिगर, तो इमोशनल स्टेट बिगड़ जाएगी ना उसकी। तो एनएलपी से आप उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप खुद के ट्रिगर जान सकते हो, लोगों के इमोशनल बटन जान सकते हो। सो कितना कुछ हो सकता है इससे, पॉइंट। राइट? कि आप बिजनेस में यूज़ करो, अगर आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हो, अपने कस्टमर की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझते हो, उसको क्या चाहिए डीपर लेवल पे वो अच्छे से समझते हो। तो सपोज एक व्यक्ति मर्सिडीज़ लेने जा रहा है, तो एक व्यक्ति मर्सिडीज़ इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली को सेफ्टी देना चाहता है, कंफर्ट देना चाहता है, ठीक है? एक इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको अपने समाज में बताना है कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। तो एक की नीड क्या है? सिग्निफिकेंस और स्टेटस है। एक की नीड सिक्योरिटी और कंफर्ट है। एक किस लिए गाड़ी ले रहा है? ताकि वो जल्दी ऑफिस पे पहुंचे, उसका टाइम बचे, प्रोडक्टिव हो सके, उसको ग्रोथ चाहिए। तो अब हर व्यक्ति जो गाड़ी खरीदने जा रहा है, उसकी नीड, डीपर साइकोलॉजिकल नीड अलग है, जिसकी वजह से वो उसको पूरा करना चाह रहा है। तो अगर आप एनएलपी जानते हो, तो आप इसे बहुत अच्छे से सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हो, कस्टमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने में, कॉन्वर्सेशन में उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत डीपर एप्लीकेशंस हैं एनएलपी। एनएलपी को अच्छे से समझना मतलब खुद को अच्छे से समझना, लोगों को अच्छे से समझना, किनको उनके आप अपनी बिहेवियर्स को लाइफ में अच्छे से ला रहे हैं समझना। उनको अच्छे से समझना यस, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप थोड़ा केओस कम कर दोगे अपनी लाइफ में। यस, बेटर कम्युनिकेट कर सकोगे, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी। अभी तो कुछ सालों में ऐसा एक माहौल बना है कि लोगों ने हाउस वाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिमीन सा कर दिया है कि ये उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या वो खुद भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं कि एज अ हाउस वाइफ मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फैमिली की ग्रोथ में या किसी चीज़ में। तो इस ऐसे केसेस आपको एनएलपी में या इस टाइप की कोई चीज़ें आपको फेस करने मिलती हैं? नॉट एज सच, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं है कि हाउसवाइफ हाउसवाइफ्स कंट्रीब्यूट तो कर ही नहीं है कि बच्चों को आप अच्छे से, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप एक घर तो चला रहे हो ना, एक परिवार तो आप चला ही रहे हो, तो वो तो कंट्रीब्यूशन तो है ही उसका। क्योंकि अगर एक हस्बैंड सपोज बाहर काम कर रहा है और वाइफ अगर घर संभाल रही है, तो मतलब टीम वर्क हो रहा है ना ये। घर संभालना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट? तो उसमें एक इनफ कंट्रीब्यूशन है। सो आई डोंट थिंक किसी को ये सेंस है, मगर ये ज़रूर है कि बहुत सी हाउसवाइफ अच्छे से घर को संभालती हैं, इतनी जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन उन्हें जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता। वो चीज़ ज़रूर कई बार होती है। अभी आप देखें कि मिसेस मूवी आई है, उस एक्ट्रेस का नाम मुझे नहीं पता, बट अभी काफ़ी चर्चा में रही वो मूवी। सान्या मल्होत्रा भी हाँ, आई डोंट नो, बट काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में रहती है मूवी की, जहाँ पे ऐसा कुछ स्टोरी है कि एक एक्ट्रेस हैं जो वो शादी करके आई हैं, और वो दिन भर उनको किचन में रहना पड़ता है, और सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। और जो हस्बैंड हैं या फिर जो ससुर हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही वैल्यूएबल है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं है किसी भी प्रकार की, उसकी जो नीड्स हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगेन जो मैंने कहा कि एक अच्छा रिश्ता किस पे होता है कि दोनों की साइकोलॉजिकल नीड्स एक दूसरे को पता हो। तो अगर वो जो हस्बैंड है वहाँ पे, वो अगर एनएलपी समझता है, तो वो बहुत जल्दी ये समझेगा कि मेरी वाइफ की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, उसका नीड क्या है वहाँ पे। तो उसकी जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वो उससे सपोर्ट करेगा कि इसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे वहाँ पे उसकी नीड ग्रोथ की है ना, कि वो डांस, मेरे ख्याल से उस मूवी में डांस सीखना चाह रही है, सिखाना चाह रही है, इंडिपेंडेंट बनना चाह रही है, उसको जो घर के काम है उसमें उसे कम देना है समय, क्योंकि वो उसके लिए ट्रिवियल है, शायद उसकी ग्रोथ की नीड पूरी नहीं हो रही है। और उसकी अगर लव एंड केयर की नीड है, उसमें थोड़ा बहुत लव एंड कनेक्शन भी है उस लड़की में, इसलिए वो हर बार नया कुछ ट्राई करती है इस होप में कि उनको कुछ खुशी दे सके, राइट? तो शी वांट्स टू फील कनेक्टेड एज वेल। तो मे बी उसका लव एंड कनेक्शन एंड ग्रोथ दोनों अगर बैलेंस में पूरा किया जाता, तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता था। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है इस पॉइंट में एक और जो लूप होल है जो हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि जैसे हम कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे हम एकेडमिक कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं, तो हमको टाइम टू टाइम एक माइलस्टोन अचीव होता है कि
आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है या आपको हाइक मिल रहा है सैलरी में, लेकिन कहीं ना कहीं इस काम में, हाउसवाइफ में, लोगों को एक वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता टाइम टू टाइम, या वो चीज़ अचीवमेंट की तरह फील नहीं हो पाती। मे बी दैट्स अ रीज़न कि वो ट्रिगर हो जाते हैं कि हम शायद कुछ करते ही नहीं है या कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, एवरीबॉडी को, हर किसी को भी एप्रिसिएशन तो चाहिए ना। अगर आप कुछ उस कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो तो उसको वैल्यू तो किया जाना चाहिए ना, किसी में भी होगा, राइट? कि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आप अगर घर में पैसा ला रहे हो मतलब आप ही वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो कई रिश्तों में जो मेल सबसे बड़ी गलती करता है वो क्या करता है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो लार्जर कंट्रीब्यूशन है, मगर ऐसा नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। कंपेयर नहीं कर सकते। ये दैट कंपैरिजन इज नॉट गुड। मतलब दो लोगों के बीच में जब प्यार का रिश्ता है तो कोई ऊपर नीचे नहीं है कि एक की ओनरशिप है, ऐसा नहीं है। दोनों बराबर पे हैं। टीम टीम कैसी होती है? कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों साथ में है, साथ में ग्रो कर रहे हैं ना। तो अब क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं तो कोई ऐसा थोड़ी है कि एक खिलाड़ी ऊपर है एक खिलाड़ी नीचे है, ऐसा नहीं है ना। सारे के सारे टीम प्लेयर है ना, मैं सबका अपना एक रोल है, वहाँ पे रोल निभाया जा रहा है। तो कई बार मेल्स में कई बार ये चीज़ हो जाती है। सिर्फ हाउसवाइफ की बात नहीं है, अगर मेल और फीमेल में दोनों वर्किंग है तो भी समहाउ मेल को लगता है कि माय वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हर वर्क। सिर्फ हाउसवाइफ में नहीं, वो अगर वर्क भी कर रही है तो भी ऐसा फीलिंग लोगों में रहता है। सो वो फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। भले ही फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बट सिर्फ फाइनेंशियल डिफरेंस की बात नहीं है, मनी को सिर्फ मेजरमेंट मत बनाओ आप, ठीक है। कि एक फीमेल जो है एक फेमिनिन एस्पेक्ट, एक फेमिनिन एनर्जी आपकी फैमिली में लेकर के आ रही है, मेल एक मस्कुलिन एनर्जी लेकर के आ रहा है। दोनों का एक रोल है, दोनों अलग अलग तरीके से उस रोल को निभाते हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज़रूरी है। अच्छा, आज की डेट में जैसे लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, हमारी कंट्री भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पब्लिक स्पीकिंग एक आज की डेट में बहुत बड़ी नीड हो गई है। हर फील्ड में आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग का आपकी लाइफ में पार्ट होना या आपके अंदर एक वो स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत लोग डरते हैं, और ख़ासकर इंडिया में जैसा मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज की वजह से भी, कि हिंदी हर जगह डिमांडेबल नहीं है और इंग्लिश में लोग इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि अपने आप को उस फोबिया से बाहर निकाल सकें, या कह सकें कि हम पब्लिक स्पीकिंग में कैसे वो कॉन्फिडेंट फील करें? कई जर्नल्स ये कहती हैं कि फियर ऑफ डेथ जो है उससे भी बड़ा फियर है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग लोगों के अंदर। और मैं तो खुद पब्लिक स्पीकिंग के फोबिया से गुजरा हुआ हूँ। ओके। तो आई हैड फोबिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड देन आई ओवरकेम इट। और आज से अगर 20-25 साल पहले कोई कहता है कि मेरा इसी में करियर बनेगा, ना तो मैं मान सकता था ये बात, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे दोस्त मान सकते थे। आज भी जो मेरे पुराने स्कूल के कभी मेरा कोई वीडियो कुछ देखते हैं तो आज भी विश्वास नहीं करते कि ये योगी ये सब कैसे कर रहा है। भाई ये तो बिल्कुल ही स्टेज पे जाके बोलना इसको पसंद नहीं था, ये तो घबराता था बहुत ज़्यादा, ये कैसे जा कर के ये सब करने लग गया। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, वो डर क्या है? वो डर है कि एक व्यक्ति लोगों से जज हो पाने का डर है, ये कि फियर ऑफ जजमेंट है कि अगर मैं स्टेज पे जाके कुछ बोलूँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग का डर डीपली रूटेड फियर ऑफ जजमेंट है, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट है कि मैं एम्बेरस हो जाऊँगा। एक और होता है फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड, कि कहीं मैं ऊपर गया और मैं कुछ भूल गया तो मैं एक स्टूपिड की तरह लगूंगा। तो बेसिकली ये 3 डर है ना, बिल्कुल। फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट एंड फियर ऑफ जजमेंट। ये 3 डर है जो उसके अंदर पैदा हो रहे हैं। और ये डर जब भी पैदा होंगे वो बंदा एक विजुअल भी बना रहा होगा साथ में, उसको एक इमेज बन रही होगी जहाँ पे वो स्टेज पे है और या तो लोग हंस रहे हैं या फिर लोग उसे देख रहे हैं, उसको स्टूपिड समझ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे वो फोकस कर रहा है जब उसको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। तो अपनी इमेज चेंज करो सबसे पहले। तो अपनी जब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिल रहा है, ऑब्जर्व करो कि आपकी क्या इमेज बनती है आपके दिमाग में। मेरे दिमाग में यही इमेज बनती थी कि जैसे मैं स्टेज पे भूल गया हूँ और लोग एकदम से मुझे देख रहे हैं सबके सब और मैं बिल्कुल एम्बेरस्ड हूँ। ये सबसे ज़्यादा इमेज बनती है लोगों की, ठीक है, कॉमनली। कॉमनली जो इमेज बनती है। इस इमेज की जगह अपनी इमेज चेंज करो कि जो लोग प्रोएक्टिवली जाते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी इमेज पता है क्या है? कि सब लोग ताली बजा रहे हैं। उनकी इमेज एप्रिसिएशन की इमेज है।
तो उन्होंने अपने ब्रेन के कौन से सेंटर, जो पॉजिटिव सेंटर्स है, उनको एक्टिवेट कर रखा है। और जो लोग जजमेंट से डर रहे हैं, उन्होंने अपना फाइट फ्लाइट मोड एक्टिवेट किया हुआ है। सो अपनी मेंटल इमेज चेंज करो कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाने का आपको मौका मिल रहा है, अपने ब्रेन में विजुअलाइजेशन ये करो, इमेज ये लाओ दैट यू आर स्टैंडिंग फर्म, कॉन्फिडेंट, आपका चेस्ट एक्सपेंडेड है, फिजियोलॉजी आपकी बिल्कुल करेक्ट है, एंड एवरीबडी इज क्लैपिंग एंड अप्रिशिएटिंग यू। ये आपकी फाइनल इमेज दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप स्टेज पे जाते हो, स्टेज पे जाने से पहले अपनी ब्रीदिंग को चेंज करो, अपने पोस्चर को स्ट्रेट कर लो और अपने फेशियल एक्सप्रेशन को रिलैक्स कर लो। तो ब्रीदिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर और इंटरनल वॉइस दैट आई एम रिलैक्स्ड, ये 4 पॉइंट आप चेंज करोगे तो फियर की स्टेट आपकी बंद हो जाएगी और रिलैक्सेशन की स्टेट आ जाएगी। तो ये 4 चीज़ें अप्लाई करके, इसे एनएलपी में एज इफ टेक्निक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इफ। माना कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ तो मेरा पोस्चर कैसा होगा, मेरी ब्रीदिंग कैसी होगी, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, मेरा इनर डायलॉग क्या होगा, आई एम रिलैक्स्ड। ये करके 2 मिनट ये कर लो एंड देन गो टू स्टेज। तीसरी चीज़, फोकस ऑन द मैसेज, डोंट फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने मैसेज पे फोकस करो कि मैं इस स्टेज के माध्यम से मुझे क्या वैल्यू लोगों को देनी है। उस मैसेज पे फोकस करने लग जाओ। मुझे हार मिलती है, जीत मिलती है, उसका फोकस हटा लो। फोकस ऑन द मैसेज, फोकस ऑन द वैल्यू, कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो क्या वैल्यू लेकर के जाएं। अपना फोकस वैल्यू पे डाल दो, खुद पे से हटा कर। ये 2-3 चीज़ें आप करोगे और बार बार, एक बार में नहीं होगा, बार बार एक्सपोज करना पड़ेगा। द एंटीडोट ऑफ फियर इज एक्शन, नॉट कॉन्फिडेंस। फियर का एंटीडोट एक्शन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। यानी कि जिस चीज़ से डर लग रहा है, अपने आप को बार बार उसमें पोजीशन करो, बार बार उस एनवायरनमेंट में डालो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, नेचुरली ही वो चेंज होने लगेगा। ये टेक्निक हम बाकी फोबिया पे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम फोबिया भी रहता है बच्चों को, या जहाँ पे किसी भी और। फियर एंजाइटी आ रही है, हाँ, ये रेगुलेशन टेक्निक है। मतलब रूट से नहीं हटाएगी, लेकिन एक रेगुलेट कर देगी उस मोमेंट में। स्पेशली एक्यूट केसेस है ना, कि उस किसी सिचुएशन में एंजाइटी आ रही है, तो उस समय आप एज इफ लगा करके आप उसे रेगुलेट करना सीख सकते हो, अपने इमोशंस को, एंड देन यू कैन एक्ट विथ अ रिलैक्स नर्वस सिस्टम। तो जैसे अब आपने बोला कि इमेज क्रिएट करो, क्या वो तो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन, या जो आप बोलो इंटरनल वॉइस है ना, आप बोलो बार बार उस चीज़ को रिपीट करो, तो ये अफर्मेशन जैसे हो गया। तो एनएलपी मतलब मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन भी यूज़ करती है एक तरीके से। बट मैनिफेस्टेशन है क्या? मतलब मैनिफेस्टेशन कोई मेथड थोड़ी है, मैनिफेस्टेशन तो एक नाम है, मतलब कि एक वर्ड है ना मैनिफेस्टेशन, कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैनिफेस्टेशन मतलब व्हाट, कि मैनिफेस्टेशन बाय डेफिनेशन क्या है, कि जब आप अपनी किसी इंटरनल आइडिया या डिज़ायर को मेंटल वर्ल्ड से निकाल के फिजिकल वर्ल्ड में रियलिटी, मतलब सब्जेक्टिव रियलिटी से ऑब्जेक्टिव रियलिटी में किसी चीज़ को लेकर आना, लेकर आना। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये तो सभी कर रहे हैं ना। मतलब आपने आज तक दुनिया में जो भी किया है, वो मेंटल वर्ल्ड से निकाल के ही तो फिजिकल वर्ल्ड में लाए हो आप। पॉइंट। मतलब ये चश्मा, ये घड़ी, ये कैमरा, ये सब पहले किसी के सब्जेक्टिव वर्ल्ड में ही तो आया था, फिर उसने ही तो मैनिफेस्ट किया है ये। तो मैनिफेस्टेशन में क्या लग रहा है? मैनिफेस्टेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड एनर्जी। डिज़ायर और थॉट कहाँ आया? माइंड में आया, फिर आपने उस पर एनर्जी लगाई। एनर्जी, इमोशन की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी, एफर्ट की एनर्जी। तो जब आप एक डिज़ायर में एनर्जी डाल रहे हो, ये एनर्जी कोई बाहर से कुछ ऐसी ऊर्जा नहीं है जो मैजिकल ऊर्जा जिसकी लोग बात करते हैं। ऊर्जा किसकी? ऊर्जा आपके इमोशन की ऊर्जा, एंथुजियाज्म, जोश जो आपके अंदर है, उसकी ऊर्जा आपने इस डायरेक्शन में लगाई। उससे आपका एक्शन पैदा हुआ, हैबिट्स पैदा हुए, बिहेवियर्स पैदा हुए, और वो हैबिट्स, वो एक्शन, वो बिहेवियर लगातार आप करेक्ट करते चलोगे, तो एंड में वो रिजल्ट दे देंगे आपको। यही तो है मैनिफेस्टेशन। तो जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, जहाँ पे आप विजुअलाइजेशन पे बात कर रहे हो, एफर्मेशंस पे बात कर रहे हो, तो एनएलपी तो वहाँ पे यूज़ हो ही रही है, क्योंकि एनएलपी में वीए के हम बात करते हैं। तो विजुअल मतलब विजुअलाइजेशन हो गया, जिसे लोग मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं लूजली कहते हैं। ऑडियो मतलब एफर्मेशन हो एफर्मेशन हो गया, गया। कि आप ए पे काम कर रहे हो। फिर उससे जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अंदर फीलिंग, इमोशन फील करना ज़रूरी है। कि कई लोग कहते हैं ना कि आप व्यक्ति को अट्रैक्ट मत करो, अंदर प्यार की फीलिंग लाओ तो वो आएगा। तो फीलिंग क्या है? के है,
तो VAK पे तो काम कर रहे हो आप, पॉइंट। क्योंकि आपके इंटरनल एक्सपीरियंस में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आज तक आपने जो भी अपने माइंड में एक्सपीरियंस किया है उसमें या तो विजुअल है, या आवाज़ें हैं, या फिर फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, पॉइंट। और क्या है? और कुछ है ही नहीं। आपने जैसे फोबिया से निकलने की बहुत अच्छी टेक्निक और एक इजी टेक्निक बताई है। मे भी जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत इजी होगा। कुछ लोग थोड़ा बचपन की ट्रॉमा से गुजरे हैं या कोई ऐसी चीज़ हुई है उनकी लाइफ में, ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड फील करते हैं थोड़ा अपनी लाइफ में डेली बेसिस में। सिचुएशन, करंट सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है कि वो उससे उभर पाएँ। तो उनके लिए कोई आप ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे वो इस तरीके की मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सकें? अब सी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए तो थोड़ा डेप्थ में आपको जाना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ऐसा शॉर्ट में तो कोई टेक्निक नहीं बताया जा सकता कि जिससे वो कम्प्लीटली बाहर आ जाए, बट उससे डील करने का एक शुरुआत ज़रूर आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो कोई भी ट्रॉमा क्या है कि पास्ट का कोई अगर एक बैड मेमोरी फ्रीज करके आपने रख ली है। जनरली क्या होता है कि कोई भी आपका बैड इंसिडेंस है, तो वो इंसिडेंस क्या होता है कि हमारी मेंटल टाइमलाइन पे रहता है। तो जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आप पे ख़त्म होने लगता है, राइट? क्योंकि वो मेमोरी वीक पड़ती जा रही है ना, उसके विजुअल कम होते जा रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस कम होती जा रही है मेमोरी की। उस मेमोरी में अगर कुछ आवाज़ें थी तो आवाज़ें अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि दूर हो गए हो आप, टाइमलाइन में दूर आ गए हो। कोई भी इवेंट आपकी मेंटल टाइमलाइन में है और जैसे जैसे आप उस टाइमलाइन में दूर जाते हो उसका इफ़ेक्ट आप पे कम होने लग जाता है। उसके विजुअल थोड़े से डल होते हैं। जैसे आपका घर है, घर में अगर आप पेंट नहीं कराओगे तो धीरे धीरे कलर अपने आप डल हो जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल बाद। तो ये जो डल होना है, इसे ही आप एक तरीके से हीलिंग कह रहे हो कि अब वो इवेंट आपको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रॉमा के केस में क्या हो जाता है कि वो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं कि आप हर साल वापस कलर करा लेते हो घर पे, तो अब डल नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो ज़ख्म अगर रोज़ कुरेदोगे तो वैसे के वैसे रहेंगे ना। तो ट्रॉमा में क्या हो जाता है कि कई बार वो फ्रीज़ हो गई मेमोरी, मतलब एक तरीके से, और आप उसे बार-बार रिप्ले करते रहते हो। जब भी उसे ट्रिगर मिलता है वो वापस रिप्ले होती है और आपको परेशान करती है। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो कि अपने वो जो बार-बार आपका सबकॉन्शियस उस ट्रॉमा के बारे में आपको बता रहा है, आप उसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लो। एक बार उसे थोड़ा-सा लिख लो, लिख कर के अपने आप से पूछो कि इसमें से मुझे लेसन्स क्या-क्या मिले हैं? ये जो भी मेरा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, ठीक है? इस एक्सपीरियंस में से मैं क्या लेसन्स निकाल सकता हूँ, जो लेसन मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि ट्रॉमा में क्या है, कोई बैड मेमोरी क्या कर रही है, आपको बार-बार रिपीट क्यों होती है वो? कि आपका सबकॉन्शियस आपको याद दिलाना चाह रहा है कि ये गंदा एक्सपीरियंस है, तुम वापस इसमें मत पड़ जाना ऐसी किसी चीज़ में। वो बार-बार याद दिलाता है आपको। तो अगर आप उसे सबकॉन्शियस कंक्लूजन दे दोगे कि इससे मुझे ये सीखने मिला, इस चीज़ ने मुझे ये सिखाया, ये मेरा लाइफ का लेसन है, और अब मैं इस लर्निंग को एज अ विजडम यूज़ करूँगा और मैं फ्यूचर में अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करूँगा, तो इसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी। और फिर NLP में देयर आर टेक्निक्स, जैसे टीवी टेक्निक होती है, थोड़ी सी लंबी 12-13 मिनट का पूरा एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में इन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को और ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है, उनके इम्पैक्ट को और ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जो हम NLP से अचीव नहीं कर सकते? कई चीज़ें हो सकती है, मतलब NLP कोई मैजिक जैसा कुछ नहीं है। इट्स अ स्टेट ऑफ मतलब माइंड। NLP इज जस्ट कि आपके थॉट्स, इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर हैबिट्स को चेंज करके आप कुछ अचीव करें, वो NLP है, उसमें NLP सपोर्ट करती है। तो जैसे आप सिर्फ NLP लगा के आप वेट लॉस तो नहीं कर सकेंगे, ठीक है? आप अपना विटामिन डी नहीं बढ़ा सकते, तो जो चीज़ आपको डाइट से मिलनी है वो आपको डाइट से ही मिलेगी। जो आपको NLP है, मतलब ये नहीं कि आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, करेक्ट है। मगर NLP वो जो जिम जाने का मोटिवेशन है, मोमेंटम है, उसमें मदद करेगी। तो NLP से वेट लॉस होता है, इसका मतलब क्या है कि वेट लॉस के लिए आपको डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। लेकिन NLP वो जो आपका लेज़ीनेस है, वो जो आपकी लेथार्जी है, वो जो आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो जाने के लिए, वो जो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, उसमें NLP आपको सपोर्ट करती है। बाकी जो एक्शन लेना है वो तो आपको लेना ही पड़ता है। वो आपको प्रोसेस में थोड़ा और इजी कर देती है। आप जिम तक पहुंच जाओ, डाइट फॉलो करने लग जाओगे, सपोर्ट रूटीन करती में है, आ जाओ, एक यस, सपोर्ट। सपोर्ट करती है, मेंटल इमोशनल सपोर्ट क्रिएट करती है आपके लिए। तो कोई मैजिकल कुछ नहीं है NLP के अंदर। एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं आपके साथ।
आपके हिसाब से 3 ऐसी बुक्स बताइए जो हर यंगस्टर को पढ़नी चाहिए। 3 बुक्स, एक तो मेरी पढ़ लो, जो सबसे ज़्यादा जो मेरी लोगों ने पसंद करी है वो है सीक्रेट्स ऑफ द लिमिटलेस माइंड। सिंपल भाषा में लिखी है, तो जो भी अगर एक सिंपल भाषा पसंद है तो ये बहुत अच्छा आपको असर दे सकता है। और मेरी बुक के अलावा अगर कहूँ तो साइमन सिनेक की बुक है स्टार्ट विथ योर वाई, ऐसा कुछ करके एक किताब है, स्टार्ट विथ वाई। वो वाला किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए स्पेशली यंगस्टर्स को, ताकि आपका वाई आपको बहुत जल्दी पता चल जाए। साइमन सिनेक इज ऑल्सो गुड, हाँ, ग्रेट। फिर एकार्ट टोले की किताब है पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जो कला है उसके ऊपर, पावर ऑफ नाउ, वो किताब बहुत अच्छी है। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये 3 किताबें आप पढ़ सकते हैं। 3 ऐसे वर्ड्स बताइए जो किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत पावरफुल है, या जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो। आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस आएंगी उसकी जिम्मेदारी लेना, कि मैं ही जिम्मेदारी लूँगा इसको बदलने की, इसके बजाय कि बाहर की चीज़ों पे ब्लेम डालना कि मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बॉस अच्छा नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, घर वाले अच्छे नहीं है इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। ये ब्लेम से बाहर निकलो एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आ जाओ। आपका सबसे फेवरेट शहर इंडिया का? फेवरेट शहर इंडिया का, देखो ट्रैवल के हिसाब से तो गोवा, तो एटलीस्ट मेरा साल में 3 से 4 बार मैं वहाँ जाता हूँ। गोवा। हाँ, तो ट्रैवल के हिसाब से इंडिया में गोवा मुझे है पसंद। क्यों गोवा, किस लिए पसंद है गोवा? क्योंकि यार एक वाइब है ना, एक मतलब बीचेस हैं और साथ में वो जो एक टिपिकल सिटी वाली वाइब नहीं है वहाँ पे, मतलब घर भी आप देखो, पेड़ पौधे भी आप देखो, थोड़ा डिफरेंट है तो एक वाइब है। प्लस कई कल्चर के लोग आपको वहाँ पे दिखते हैं, तो बहुत सारे वेरिएशन है, डिफरेंट कल्चर है। फिर प्लस म्यूज़िक लाइफ भी है, अगर आप में मोस्टली सनबर्न म्यूज़िक फेस्टिवल होता है तो मोस्टली मैं वो फेस्टिवल अटेंड करने जाता हूँ। तो वो है, सनडाउनर्स बहुत अच्छे हैं, सनसेट के ऊपर आप बैठ जाओ, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं जहाँ बैठ के आप रिलैक्स करते हुए सनसेट देख सकते हो। तो इंडिया में मुझे गोवा पसंद है फॉर ट्रैवल, और रहने के लिए आई थिंक मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो अहमदाबाद इज़ गुड फॉर, गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मगर ओवरऑल शांति वाली लाइफ है, भगदड़ नहीं मची हुई। बिल्कुल, मैं रहा हूँ अहमदाबाद, इट्स गुड हाँ। सिटी। हाँ, मतलब भगदड़ नहीं है वहाँ पे। अहमदाबाद के लोगों के लिए कुछ खास, क्या खास लगता है आपको अहमदाबाद का? अहमदाबाद में यार मतलब मैं तो अपना जो भी मैंने अचीव किया उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट गुजरात को दूंगा, कि मैं अहमदाबाद पढ़ने गया तो जो गुजराती माइंडसेट है वहाँ पे, ग्रोथ का है, बहुत रिस्क टेकिंग माइंडसेट है। ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा कि जो ऑटो वाले हैं वो भी मार्केट समझते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने देखा कि कई एक नॉर्मल फैमिली भी जब उत्तरायण आ रहा है तो पतंग की दुकान लगा लेती है। ठीक है, नवरात्रे आ रहे हैं तो कुछ चीज़ ले लेते हैं, होली आ रही है तो कुछ चीज़ बेचने लगते हैं। तो मतलब वो एक चीज़ करके सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ मोस्टली अगर बंदा नौकरी भी कर रहा है तो उसका रेस्टोरेंट भी चल रहा है। तो वहाँ पे हमेशा मैंने देखा है कि दे आर ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, ग्रोथ बहुत रहती है। और दूसरा, गुजरात में काफ़ी फैमिलीज़ में जॉइंट फैमिलीज़ का भी कल्चर है। जॉइंट फैमिली इन द सेंस कि भले ही अगर सब साथ में नहीं भी रह रहे हैं तो सब एक दूसरे के डिसीजंस में रहते हैं। मतलब कि अगर मैं करियर क्या ले रहा हूँ तो मेरा यूएस में बैठा मामा भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, मेरा चाचा भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मतलब एक इंटरेस्ट, पूरी फैमिली का एक इंटरेस्ट है। तो वो भी एक लव एंड कनेक्शन काफ़ी दिखता है। तो ग्रोथ एंड लव एंड कनेक्शन, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पीआईपी हैं गुजरात की, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच योगेन जी, आज आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे और मे भी बहुत कुछ हेल्पफुल टेक्निक्स भी आपने बताई हैं जो लोग के लिए हेल्पफुल होगी। जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।